औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा है चैप्टर पीपीसी का, पाकिस्तान पिनल कोड 1860। इसके कुछ चीज़ें हैं जनरल एक्सेप्शन के लिहाज लिहाज से, जो कि लॉ गेट का सिलेबस भी है, और एक पूरा चैप्टर जो है वो इसके अंदर एडिड है। मेरे पास जो नोट्स थे, ये एमसीक्यूज थे जो कि मैंने खुद बनाए थे। ऑलमोस्ट तकरीबन मैंने पूरे टॉपिक को ही इसके अंदर कवर करने की कोशिश की है। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का ये है कि ना सिर्फ एमसीक्यूज का आपको पता चल जाएगा, साथ ही डिटेल्स भी ऐड कर दी जाएंगी कि किस किस चीज़ का क्या मकसद है और कौन से सेक्शन हैं उसके शामिल हैं। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। सबसे पहले हम ये डिटेल देख लें कि जनरल एक्सेप्शन से क्या मुराद है। उर्दू में हम इसे कहते हैं अमूमी मुस्तस्नात, यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि मुस्तस्ना हैं। कैसे? बाज़ अफ़आल ऐसे भी हैं जो बज़ाहिर जुर्म होते हैं, लेकिन बाज़ हालात में उन्हें जुर्म तस्वुर नहीं किया जाता। मजमूआ तज़ीरत पाकिस्तान के बाब चहारम यानी कि फोर्थ चैप्टर की दफ़ा 76 से लेकर 95 तक ऐसे अफ़आल की वजाहत की गई है जो जुर्म शुमार नहीं किए जाते, उन्हें अमूमी मुस्तस्नात का नाम दिया जाता है। झैल में मजमुआ हाजा के हवाला से इन अमूमी मुस्तस्नात का तज़किरा किया जाएगा। तो एक चीज़ तो आपको ये पता चल गई कि हमारा चैप्टर 4 है, और इसको जो सेक्शंस डील करते हैं वो 76 से 95 तक बनते हैं। और यही हमने इसमें चीज़ एमसीक्यूज में भी ऐड की हुई है। जनरल एक्सेप्शंस आर गिवन अंडर चैप्टर, किस चैप्टर में? 4 ऑफ पीपीसी। वी सेक्शंस डील विद जनरल एक्सेप्शंस 76 से 95 तक। अब हमारी ये चीज़ें शुरू हो गई हैं। एक्ट डन बाय अ पर्सन डैश और बाय मिस्टेक ऑफ डैश बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। अब पहला जो हमारा है वो ये है, उसको मैं पहले पढ़ दूं। एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ अ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। क्या मतलब? कि अगर कोई शख्स को कोई काम इस बना पर करे, कोई शख्स कोई काम इस बना पर करे कि ऐसा करना उस पर कानूनन फर्ज है, या वाकयाती तौर पर उसको ऐसा लगता है कि वो इस काम को करने के लिए उस पर फर्ज है कि वो ये काम करे, तो ऐसे अहवाल आम हालात में जुर्म होने के बावजूद जुर्म नहीं समझा जाएगा, जैसा कि तज़ीरात पाकिस्तान की दफा 76 में कहा गया है। क्या कहा गया है? कि कोई अमर जुर्म नहीं है जो किसी ऐसे शख्स से सरजद हो जिस पर उसका करना कानूनन वाजिब हो, या जिसने वाकयाती साहब की बना पर, वाकयाती साहब की मतलब है कि हमारी इंटेंशन नहीं थी। उर्दू का वर्ड है वाकयाती साहब, साहब सीन है वाओ कि ना गलती कानून की बना पर नेक नियति से ये बराबर करवाने के लिए कि इस अमर का करना कानूनन वाजिब था। अच्छा जी, अब ये है कि इसको हमने पढ़ना है। इसके अंदर बाज दफा जो हमारे एमसीक्यूज आते हैं लॉ गेट के, तो दो तरह से पूछे जाते हैं। बाज दफा पूछ ली जाती हैं इसके अंदर हमारा सेक्शन कौन सा है, डिक्टेशन सी दे के, स्टेटमेंट दे के, और बाज दफा स्टेटमेंट जो है उसके अंदर से हरफ जो है वो हजफ कर दिए जाते हैं, और फिर उसको एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। एक्ट डन बाय अ पर्सन एक एक्ट है जो कि किसी पर्सन से हुआ, नॉट बाउंड जो कि वो बाउंड नहीं था ला की तरफ से कि उसे करता, और बाय मिस्टेक ऑफ किस चीज की मिस्टेक होती है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड, और वह अपने आप को उसको मिस्टेक हो जाती है किसी हकीकत को जानने में, और वो समझता है कि भाई मैं इस एक्ट का बाउंड हूँ कि मैं इसे करता बाय लॉ। तो कहने का मकसद ये है कि 76 इस चीज को बिलीव करता है कि वो कोई ऐसा इख्तियार इस्तेमाल कर लेता है कि जिसका वो इख्तियार करने के लिहाज से बाउंड नहीं था, लेकिन वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट उसे कर लेता है। तो इसके अंदर दो हमारे एमसीक्यूज छुटे हुए हैं। उसके अंदर पहली हमारी जो ब्लैंक है, उसके अंदर आना है बाउंड, और जो दूसरा है उसके अंदर आना है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। हम इसकी मिसाल हम इस तरह से पढ़ लेते हैं कि एक सिपाही अपने अफसर आला के हुक्म से कानून के काम की मुताबिकत में एक हुजूम पर गोली चला देता है। उसने किसी जुर्म का इर्तिकाब नहीं किया, कानूनन ये कानूनी हुक्म की बजावरी है। ठीक है, यानी कि बाउंड नहीं था बट उसने एक काम को करने के लिए जो है उसके अंदर मजीद काम ऐड कर दिया, तो ये आ जाता है। तो इसके अंदर जो चीजें आती हैं
वो जज का फेल है। किस तरह से जज का फेल इसके अंदर शामिल होता है? जब कोई जज अदालती कार्रवाई के दौरान कोई ऐसा काम करे जिसका करना उस पर कानूनन फर्ज हो, या जिसे वो एक नेक नियति से कानूनन तफवीज शुदा समझता हो, ऐसा काम करना जुर्म नहीं होगा। जैसा कि तहरीर पाकिस्तान की दफा 70 में मज़कूर है। खैर, ये हमारी 76 के अल्फाज थे। तो इसके अंदर जो हमने दो वर्ड्स किए वो एक है एन एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। तो ये हमारा बनता है फॉर ए जनरल एक्सेप्शंस आर मेनली सपोर्टेड बाय। किस चीज, कौन से कॉन्सेप्ट्स इस तरह से हैं कि जिनको मद्देनजर रखते हुए हम उन एक्ट्स को देख के भी कह देते हैं कि भाई ये तो मुस्तस्ना है, जुर्म और ऑफेंस से मुस्तस्ना है। उसके अंदर चीज होती है गुड फेथ, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो अगर एक एक्ट इस तरह से किया गया था कि उसका मकसद कोई ऑफेंस कमिट करना नहीं था, विद गुड फेथ था, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन था, और वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट था, तो ये सारे ही सारे एलिगेशंस हैं मुस्तस्नियात के। कि कोई एक्ट ऑफेंस दिखने में तो ऑफेंस ही लग रहा है, लेकिन उसने उस इंटेंशन से नहीं किया, तो ये इसके अंदर आ जाता है। व्हाट इज द जनरल एक्सेप्शंस गिवन इस सेक्शन 76? हमारा 76 है, जो हमने पहले ऊपर भी पढ़ा था। अब उसमें यह था कि मैंने इस तरह से एमसीक्यूज बनाए हैं कि कुछ मैंने आपको पहले बताया कि डिक्टेशन लिख देती हूँ, उसके अंदर ब्लैंक्स ऐड कर देती हूँ, तो ब्लैंक्स का एमसीक्यूज। फिर ये पूछ लिया जाता है कि ये जो डिक्टेशन है ये किस सेक्शन में फॉल करती है, तो वो आ जाता है। 76 किसको डील कर रहा है? एक्ट ऑफ अ पर्सन, अनसाउंड माइंड। नंबर 2 पे आता है यानी कि बी, एक्ट डन परसुएंट ऑफ जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट, एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड ऑफ लॉ। तो यही डिक्टेशन हमने ऊपर पढ़ी कि एक शख्स एक एक्ट को डन कर देता है, अ, और वो समझता है कि वो बाउंड है, या वो उसको मिस्टेक हुई है इस चीज को बिलीव करने में कि वो बाउंड है बाय लॉ, तो वो कर देता है। तो इस चीज को हम कहते हैं जनरल एक्सेप्शंस में ये आ जाता है। अब इसमें ये चीज हो सकती है कि बाज दफा इसको हम सिंपली यूं जो है वो समझ सकते हैं कि एक शख्स का एक मतलब जिम्मेदारी थी उसने करना है। अब उसको करने में वो कोई और एक्ट भी शामिल कर लेता है, और उसी मकसद को अच्छा बनाने के लिए जो उसकी ड्यूटी थी, लेकिन जो दूसरा उसने मकसद यूज किया वो उसके लिए ड्यूटी बाउंड नहीं था। तो वो कहते हैं कि इस तरह की चीजें जो हैं वो एक्सेप्शन होती हैं, क्योंकि वो ये कह देगा कि भाई मैंने अपना जो एक्ट जिसके लिए में बाउंड था उसको करने के लिए ये एक्ट ऐड किया है, तो मेरा मकसद ऑफेंस क्रिएट करना या ऑफेंस कमिट करना हरगिज नहीं था। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू आता है जनरल एक्सेप्शन बेस्ड ऑन। ये जो हमारी जनरल एक्सेप्शन है इसका एक बकायदा तौर पर मैगजीम है, जो कि कौन सा है वो हम बताएंगे। एक्चुअस नॉन फैक्टम रियम निसी मेंस सिट रिया। अच्छा, ये सारे लिखे हुए हैं। तो इसका जो है वो यही बनता है, ये हमारे सामने है। इसको हम इस तरह से लैटिन में वर्ड, अगर फॉर एग्जांपल लैटिन एब्रिविएशंस और लैटिन मैगजीम्स दिए हुए हैं, तो आपने तो जो परफेक्ट इसका है वो लगाना है। इसलिए इसको एक बार माइंड में रख लें कि जनरल एक्सेप्शंस का जो मैगजीम है जिसके ऊपर ये कंसेप्ट बेस करता है वो लॉ में किस तरह से है, लैटिन वर्ड्स में किस तरह से है। एक्चुअस नॉन फैकिट रियम निसीम मेंस सिट रिया। इसका मतलब भी नेक्स्ट आ रहा है, तो ये अपने माइंड में रख लें। एक्चुअस नॉन फैकिट या फैसिट होगा, रियम निसी मेंस सिट रिया। अच्छा जी, अब ये हमारा 7 में ही मैंने ये पूछ लिया है कि एक्चुअस नॉन फैसिट रियम निसी मेंस सिट रिया जो है उसका मीनिंग क्या है। तो उसका मीनिंग है मियर डूइंग एन एक्ट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंस विदाउट इंटेंशन। यानी कि जो हमारा क्रिमिनल का कॉन्सेप्ट है उसमें हमारा मेंस रिया और एक्चुअस रिया का कॉन्सेप्ट आता है। तो उसमें उन्होंने बात बताया कि जस्ट किसी वर्क का, किसी काम का डू कर देना, उसका एक्ट हो जाना, तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये ऑफेंस कमिट कर देता है, हमने साथ ये भी देखना है कि इसके पीछे क्या ऑफेंस कमिट करने की इंटेंशन थी भी कि नहीं।
यानी कि गिल्टी माइंड का आरफनमा था कि नहीं था। अच्छा जी। नंबर 8, विच सेक्शन ऑफ जनरल एक्सेप्शन डील्स विद जुडिशरी एक्शन। ठीक है जी। अब जुडिशरी एक्शन यानी कि जो हमारी जुडिशरी करती है उसके मालो अहवाल के लिहाज से भी इसमें एडिड है। तो ये हमारे कौन से सेक्शंस हैं जो कि जुडिशरी एक्शंस को डील करते हैं? 77 और 78 डील्स विद जुडिशरी। ये आपके सामने माइंड में रख लें। 77 और 78 हैं, किस तरह से वो आगे हम पढ़ रहे हैं। एन एक्ट ऑफ अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशरी इन एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर गिवन बाय लॉ। ये हमारा 77 है। किस तरह से कि एक एक्ट जब जज कर रहा होता है और वो एक्टिंग कर रहा होता है जुडिशरी यानी कि एज अ जुडिशियल ऑफिशियल, तो वो एक्सरसाइज यानी कि पार्ट्स को यूज कर रहा होता है वो जो लॉ ने उसे फराहम की हैं। तो ये हमारा सेक्शन है 77। अच्छा। अब इसके बाद जो हमारा जज वाला है वो आपको पढ़ दूं। Nothing is an offense which is done by a judge when acting judicially in the exercise of any power which is good faith he believes to be give to him by law। अब देखें, कहने का मकसद उसमें यह है कि जब जज को इख्तियार दे दिया गया। अब कुछ चीजें होती हैं जो कानून ने बाय वर्ड्स बताई होती हैं, कुछ होती हैं इम्प्लाइडली। जब एक शख्स को इख्तियार दे दिया जाता है तो फिर उसको उस पर एतमाद भी किया जाता है। और उसने कुछ उन चीजों को करने के लिए कुछ अपने भी कायदे ज़वाबित जो है वो तय करने होते हैं, कोर्स ऑफ डीलिंग जिसे हम कहते हैं उसको मद्देनजर रखना है। तो इसमें अगर वो कोई एक्ट करता है इसी कैपेसिटी में रहते हुए, तो हम उसके किसी एक्ट को एज अ ऑफेंस नहीं लेंगे कि भाई इसने तो ऑफेंस कमिट कर दी। तो ये चीज इसके अंदर नहीं आती। तो ये इस जज साहब की मिसाल थी। अच्छा जी। उसके बाद है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 60 76 एंड 79? लेबोरेट। इन 76 बाउंड बाय लॉ, इन 79 जस्टिफाइड बाय लॉ। अब उसमें ये चीज आती है कि हमने 76 जो पहले पढ़ा और 79 जो कि हमने जज वाला पढ़ा, उसमें ये चीज आती है कि एक शख्स बाउंड था किसी चीज को करने का, या फिर वो बिलीव करता है कि वो बाउंड है उस चीज के लिए, तो वो है बाउंड बाय लॉ। और जब इन 79 है उसके अंदर जो वर्डिंग यूज हो रही है वो है गिवन टू हिम बाय लॉ, यानी कि जस्टिफाइड बाय लॉ। तो ये हमारा डिफरेंस है 79 और 76 के अंदर। यानी कि 79 डील करता है नथिंग इन एन ऑफेंस विच इज डन बाय एनी पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ और हु बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ believes himself to be justified by law in doing it। अब 79 की ये है, और आप ये समझें 79 जो हमारा सेक्शन है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके ऊपर ये तकरीबन सारी जनरल एक्सेप्शंस डील कर रही हैं। उसकी उर्दू ये है कि कोई फेल जुर्म नहीं है जो किसी ऐसे शख्स से सरजद हुआ जो कानूनन इसके करने का मजाज हो, या जो किसी वाकयाती सहब की बना पर पर ना कि कानून की गलती की बना पर नेक नियति से खुद को इस अमर के करने का मजाज बावर करता हो। तो ये चीज इसके अंदर आ जाती है। तो ये इसका हमारा हो गया कि अगर कोई भी एक्ट है जो कि किया गया है, कोई शख्स उसका बाउंड बाय लॉ है, उसको करने में उसने अपने लिहाज से कोई ऐसा अमल कर दिया जिसमें वो समझता है कि भाई मैं इस चीज को करने का इख्तियार रखता हूँ, लेकिन बाय लॉ उसको वैसे मतलब वर्बली इजाजत नहीं थी, तो आप ये नहीं कह सकते उसने ऑफेंस कमिट किया है, क्योंकि वो कैपेसिटी में आकर उस चीज को कर रहा है। तो मेन चीज ये है कि वो किस कैपेसिटी में कर रहा है। नेक्स्ट है a soldier on a mob by the order of superior officer in conformity with the commands of the law A has committed no offense। अब यहाँ पे 11वें में एक मिसाल है कि एक सोल्जर है, ठीक है, उसको
है इख्तियार के, वो जो मजमा है, ठीक है, और उसको उसने वहां से हटाना है। अब उसको ऑर्डर मिला हुआ है अपने सुपीरियर ऑफिसर का। अब उस कमांड को मद्देनजर रखते हुए जो है वहां पर कोई एक्ट करता है जिसका मकसद उसको जो हदायत मिली है उसको मुकम्मल करना है। तो ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया। क्यों? तो दिस ऑफिसर वाज बाउंड बाय लॉ अंडर 76 सेक्शन, यानी कि कानून ने उसे कहा था कि यहाँ पर आपने इस तरह से इस चीज को डील करना है। इसकी इस तरह से चीज आ गई, और इसकी जो है एक्सप्लेनेशन भी ऐड कर दी गई है। ये 79 हमारा बनता था, सॉरी 76। 76 डिफाइन था, 79 डिफाइन किया गया। वो फर्क के लिहाज से डिफाइन किया गया था। एन एक्ट done in persons or which is warranted by the judgment or order defined। 78 ये वर्ड्स हैं हमारे 78 के। इसका मतलब है अदालत के फैसला या हुक्म से किया गया फेल। नथिंग विच इज डन इन परसुएंस और विच इज warranted by the judgment or order court of justice if done while as such uh, judgment or order remains in force is an offense. Notwithstanding, the court may have hold on jurisdiction to pass a judgment or order, provided the person doing the act in good faith believes that the court has such jurisdiction। इसमें थोड़ी ये चीज बताई गई है कि एक कोर्ट जो है उसको कुछ करने का इख्तियार है, और जो जज साहब हैं वो कुछ ऐसा कर देते हैं कि जिसमें उनके माइंड में ये चीज थी कि भाई ये करना भी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आता है, और वो कर देते हैं। तो वो कहते हैं कोई इस तरह की ऑफेंस नहीं है। जब वो ये बताएंगे भाई मैं ये समझ रहा था कि ये भी इसकी जुरिस्डिक्शन में ही आता है, तो कोई ऑफेंस कमिट का जो है वो चार्ज नहीं लगता जज साहब पे। इसमें आ जाती है ये चीज। तो ये देख लें इसकी वर्डिंग, ये जुरिस्डिक्शन से बेसिकली डील करता था। इसका हम कहते हैं ऐसा फेल जो अदालत के फैसला या हुक्म की तामील में किया जाए, ख्वाह जज को ऐसा फैसला सादर करने का इख्तियार ना भी हो। ताहम फैसला पर अमल दरामद करवाने वाला शख्स ने नेक नियति से ये समझता हो कि जज को ऐसा फैसला सादर करने का इख्तियार था, तो दफा 78 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत कानूनी गलती का उज़र भी बाज हालात में काबिल कबूल हो जाता है। अब हम हर जगह पढ़ रहे हैं ना कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब मिस्टेक ऑफ लॉ इस लिहाज से है कि जज साहब तो थे, उनको भी थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, और जो जिस शख्स ने फैसला पर अमल करवाना था, ठीक है, उसे भी जो है वो इसकी हो गई गलती। और वो इसी चीज को समझ रहा है कि भाई कानूनी लिहाज से जो हम कर रहे हैं वो ठीक है। वो कहते हैं इसको हम ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने जो है वो अपने बियॉन्ड दी अथॉरिटी गए हैं। तो इसको इस तरह से डिफाइन किया जाएगा बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि उनका कोई गिल्टी माइंड नहीं था इस सिलसिले में। नेक्स्ट, an officer of court of justice being ordered by that court to arrest Y and after due expiry believing Z to be Y। ये 76 का कॉन्सेप्ट है। ये वहां पे एक्सप्लेनेशन थी, उसमें ये बात बताई गई है कि जैसे हमने बताया कि एक अमल को करने का इख्तियार कानून ने दिया। फॉर एग्जाम्पल एक शख्स को गिरफ्तार करना है एक सिपाही ने, तो वो गिरफ्तार करने के लिए तो निकला, यानी कि बाउंड बाय लॉ है कि उसने गिरफ्तारी करनी है। बट ड्यूरिंग अरेस्ट वो क्या करता है कि उसने पकड़ना था वाई को, और पकड़ जी को लेता है। अब कहने का तो एक शख्स को बिला वजह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, एक तस्वीर का एक रुख ये है। और जब जी बोलेगा भाई मुझे तो ऐसे ही गिरफ्तार किया गया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तो यहाँ पर बात ये हुई कि जो
ऑफिसर था, उसे यहाँ पर गलती इस चीज की हो गई कि वो जी को समझ बैठा, पकड़ने वाई को आया था। तो ये क्या हुआ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गई। अच्छा जी, नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय जस्टिफाइड बाय लॉ एंड बाउंड बाय लॉ। अब हमने ये दो ऊपर चीजें टर्म्स पढ़ी थी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 76 एंड 79 के अंदर। तो वो था कि जस्टिफाइड बाय लॉ में क्या डिफर है और बाउंड बाय लॉ का क्या मतलब है। बाउंड बाय लॉ इज यूज्ड फॉर दोज विच आर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड लॉ हैज गिवन अथॉरिटी टू देम। ए है कि जब हम कहते हैं ना कि somebody अंडर द लॉ एंड द somebody इज बाउंड बाय लॉ, तो वो कहते हैं इस वजह से हम ये वर्ड यूज करते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं और कई किसी शख्स को जो है कोई अथॉरिटी दी गई होती है लॉ की तरफ से। जस्टिफाइड बाय लॉ से मुराद ये है कि इन गुड फेथ और विद ड्यू केयर ऑफ अदर्स। एक एक्ट हो गया, ठीक है, उसको ऑफेंस कमिट करने के जिम्मे में लाया जा रहा है और दिखने में लगता है कि इस शख्स की इंटेंशन ठीक नहीं है। अब जस्टिफाइड बाय लॉ किस लिहाज से होगा, जब उस शख्स ने बताना है कि भाई मैं गुड फेथ के साथ ये किया है, ये लग जुर्म रहा है लेकिन मैंने इस इंटेंशन से नहीं किया, विद ड्यू केयर करने की कोशिश की है। तो ये इस तरह की जस्टिफिकेशंस ला दे के उस चीज को ऑफेंस से बचा लेता है, ऑफेंस की डेफिनेशन में फॉल होने नहीं देता अगर वो जस्टिफाइड बाय लॉ हो। तो ये डिफरेंस है इस चीज के अंदर। 15 है ए सी जी commit what appears to A to be a murder. A in good faith by using powers which law gives to all persons of apprehending murders in the act sees Z in order to bring Z before the proper authorities. अब इसमें ये चीज आती है कि जैसे हम अपने लॉ में पढ़ते हैं कि जाकर को अपनी जगह ऑफेंस कमिट होने लगी हो, तो एक प्राइवेट पर्सन जो है उसको भी इख्तियार होता है कि वो उस चीज को रोकने की कोशिश करे और फौरी तौर पर जो ऑफेंडर है उसको लेकर आए पुलिस स्टेशन। अब यहाँ पे वो चीज बता रहे हैं कि इसी तरह से एक शख्स ने एक्ट किया कि जो जी है वो ए को मर्डर करने लगा, ए का मर्डर करने लगा। ए सी जी ए इन गुड फेथ बाय यूजिंग पावर्स विच लॉ गिव्स टू ऑल पर्सन ऑफ। ए जो है वो यूज करता है पावर, उसको पकड़ के ले आता है, ठीक है, उसे पता है कि अब इसे मुझे इस तरह से कर देना, उसने पावर से पकड़ा और पकड़ के उसे उसके मर्डर के जो इस एक्ट को था उसने खत्म किया और वो ले आया अथॉरिटीज के पास। तो ये जो एग्जाम्पल है ये किस में फॉल करती है, यानी कि विच जनरल एक्सेप्शन है ये। एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड बाय लॉ 76, एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड अंडर सेक्शन 79। ये 79 है, ठीक है। यानी कि कहने का मकसद ये आती है कि नेक नियति से उसने कोई चीज की और उस शख्स ने क्या है कि अपने आप को बचाने के लिए की, ठीक है, और ला ने उसको ये हक दिया था। तो ये हमारा बनता है 79। नेक्स्ट है ए इज एट वर्क विद द हेटेज द head files off and kills a man who is standing nearby. Here, if there was no want of proper caution on the part of A। कहने का मकसद इसमें ये एग्जांपल आती है, ये बड़े इंटरेस्टिंग भी है कि ये है, इसको हम जो बोलते हैं वो ये बनता है इंसिडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। अब वो एक लॉफुल एक्ट कर रहा है लेकिन उसके बावजूद भी उस लॉफुल एक्ट के थ्रू एक ऑफेंस कमिट हो गया है। ऑफेंस कमिट से मुराद ये है कोई ऐसा एक्ट हो गया जो कि इतना खुशगवार नहीं है और दिखने में वो ऑफेंस लग रहा है। क्या कि एक शख्स मिसाल है ये जो हमने बात बताई है, जैद कुल्हाड़ी से ईंधन लेकर लकड़ी फाड़ रहा है, ठीक है जी। अचानक कुल्हाड़ी का फल निकल कर, यानी कि जिसका अगला हिस्सा होता है वो निकल कर करीब खड़े हुए
बकर नामी एक आदमी को हलाक कर देता है। इस सूरत में अगर जैद ने मुनासिब एहतियात से काम लिया हो तो उसका ये अमल काबिल दरगुजर है और जुर्म नहीं, क्योंकि ये इत्तफाकिया तौर पर वाक़ हुआ। दफा हाजा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी है कि फेल मुजरमाना नीयत और इल्म के बगैर किया हो। ऐसा इल्म या नीयत बराह रास्त शहादत से साबित नहीं किया जा सकता, बल्कि ये बात महज इस्तबनात से हासिल की जा सकती है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि अब आप देखिए ना कि एक नागहानी भी हम इसे कह सकते हैं कि शख्स को पता ही नहीं है कि उसकी कुल्हाड़ी का जो है वो फल निकल कर, मतलब जो उसका अगला हिस्सा है वो उछल के दूसरे शख्स के लगेगा और उसकी मौत वाकई हो जाएगी। लेकिन इसमें जो चीजें देखी जाएंगी वो ये है कि उसने कुल्हाड़ी जो है वो उसको सही तरीके से फिक्स किया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी इतना जोर लगा कि वो जो है वो उसका हिस्सा निकल के सामने साथ वाले शख्स, तो उसके तो मैं गुमान भी नहीं था कि उसके एक्ट की निस्बत से किसी शख्स का मर्डर हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये चीज है कि जस्टिफाइड बाय लॉ है। ठीक है। तो इसका एमसीक्यू बेसिकली पूछा हुआ है कि ये इंसिडेंट कौन सा बन रहा है। तो ये बी बनता है, एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट 80, यानी कि वो एक लॉफुल एक्ट कर रहा था। कुल्हाड़े ने यही चीज करनी है ना कि उसने लकड़ी काटनी है, तो उसमें क्या बुराई थी। लेकिन उसका ये एक्ट खराबी पैदा कर गया बाय चांस, तो इसमें उसका तो कोई कसूर नहीं है ना, उसकी तो जरा भी इंटेंशन थी ही नहीं कोई अनलॉफुल एक्ट करता। act likely to cause harm but done without dash and to prevent। हाँ जी, ये हमारा बनता है 81। इसको भी हम जरा डिस्क्राइब कर लेते हैं कि इसका क्या सीन है। इसके लिए अम, ये है कि एक्ट टू प्रिवेंट अदर हार्म, दूसरा जरर रोकने के लिए किया गया फेल। क्या है इसकी, एक एक्ट है जो कि पता चल रहा है कि हार्म काज करेगा, बट डन विदाउट डैश क्रिमिनल फोर्स, मतलब आपने किया विदाउट क्रिमिनल फोर्स, क्रिमिनल इंटेंशन और हार्म। ठीक है, इसका जो वर्ड है मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। 17 हमारा एमसीक्यूज है, सेक्शन हमारा 81 है, जनरल एक्सेप्शन का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। एक्ट लाइकली टू काज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, बी एमसीक्यू इसके अंदर आना है। एंड टू प्रिवेंट हार्म, नंबर वन कहाँ पे फॉल कर रहा है, 81 सेक्शन में कर रहा है। विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन है एंड प्रिवेंट हार्म, किस तरह से हम ये बता सकते हैं। अगर किसी बड़े नुकसान को रोकने के लिए नेक नियति से मुजरमाना नियत के बगैर कोई ऐसा फेल किया जाए जो बज़ाहिर नुकसानदेह हो, तो ऐसा फेल जुर्म मुतसव्वर नहीं होगा, बशर्त ये कि साबित कर दिया जाए कि इस बड़े नुकसान से बचने के लिए कोई दूसरा रास्ता ना था, जैसा कि दफा 81 तज़ीरात पाकिस्तान यानी कि 81 में मज़कूर है। ठीक है। अब इसकी मजाल हम इस तरह से कर सकते हैं, जैद बड़े जोर की आग में इस घर से मकान को मिसमार कर देता है कि आग ना फैले। अब कहने का मकसद ये है कि आग का मामला था और उसने मकान को मिसमार कर दिया। अब कहने का मकसद ये है कि मकान को तो मिसमार करना इलीगल एक्ट है, कि अगर वो इस तरह से कर देता है, ये फेल वो नेक नियति के साथ इंसानी जान या माल बचाने की गर्ज से करता है। इस सूरत में अगर ये साबित हो जाए कि वो जरा जिसको रोकना मकसूद था इस किस्म और इस कदर करीबुल वाक़ था कि जैद का फेल काबिल दरगुजर था, तो जैद किसी जुर्म का मुर्तकिब नहीं हुआ। यानी कि इसमें सारी चीजें देखी जाएंगी। हकीकत में सिवियरिटी इतनी थी कि मसमार करना जरूरी था, क्या सूरत हाल थी। तो इस तरह से ये देखा जाए, यानी कि छोटा नुकसान कर लेना किसी बड़े नुकसान को बचाने के लिए, इसको एक्ट ऑफ नेसेसिटी भी कहते हैं। अब इसकी मिसाल हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि आप जो है एक बस ड्राइवर हैं और आपके पास दो सिमतें हैं। आप जो है अपने रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक है, आपने एक जगह पे जाना है। अब दोनों सूरत हाल में आपने कुछ ना कुछ करना है। एक जगह पर इस तरह से आता है कि अगर आप एक हादसा, आप यानी कि हम यूं समझ सकते हैं इसको कि एक आपके सामने एक हादसा होने वाला है, ठीक है, और आप हादसे का शिकार होने वाले हैं। सिचुएशन कुछ इस तरह से बन गई है, एक तरफ 8 लोग, यानी कि आप ये समझ लें कि एक ऐसी गाड़ी मौजूद है जिसमें ज्यादा सवारी है। एक दूसरी तरफ जो है, अगर आप मोड़ेंगे अपनी गाड़ी या अपनी बस तो वहां पर साइकिल वाला है। अब कहने को तो
साइकिल वाला भी आपकी वजह से मर जाए तो वो भी लीगल एक्ट है, इतने लोग मर जाए वो भी लीगल एक्ट है। लेकिन ये है इनएविटेबल एक्ट, यानी कि आप ना गुज़ीर था कि आप उसको अवॉइड कर ही नहीं सकते थे। अब आप अपनी बस को उधर मोड़ेंगे जहां पर लोगों की तादाद कम थी, यकीनी तौर पर आप कोशिश करेंगे कि गाड़ी को उधर मोड़ लिया जाए जहाँ पे लोगों की तादाद ज्यादा ना हो, बजाय इसके कि आप अपनी गाड़ी जो है वो उस साइड पे मोड़ते जहां पर बहुत ज्यादा लोग थे। तो ये होता है इनएविटेबल एक्शन, और इसको हम नेसेसिटी का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं कि आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है सेव होने की, और आपने कोई एक इलीगल एक्ट तो करना ही करना है, लेकिन वो इलीगल एक्ट किसी बहुत बड़े नुकसान को अवॉइड करने के लिए था। तो ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट हमारा आता है। तो ये हमारा जो है वो सेक्शन 81 है। अब इसके बाद मैंने फिर दोबारा इसको, ताकि दो दो दफा रिवाइज हो जाए, इसलिए ऐसा डील किया। सेक्शन 81 डील विद अगेन, वर्ड्स माइंड में रख लें, एक्ट लाइकली टू काज हार्म, नो डाउट लग रहा है हार्म काज करेगा, बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, लेकिन हमने क्रिमिनल इंटेंशन के साथ हरगिज नहीं किया। और किया भी क्यों था? प्रिवेंट अदर हार्म, किसी दूसरे हार्म को प्रिवेंट करने के लिए। अच्छा जी, उसके बाद हमारा आता है एमसीक्यू 19। क्या है इसे भी हम एक बार देख लेते हैं। अच्छा जी, ए इन अ ग्रेट फायर पुल्स डाउन, ये इसी की एग्जांपल 81 की, वो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ए इन अ ग्रेट फायर पुल्स डाउन हाउसेज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द conflagration from spreading. He does this with the intention and good faith of saving human life. Again वही के आग लगने का खदशा था, उस शख्स ने पूरा मकान ही मस्मार कर दिया। रीजन उसकी ये थी, उसे पता था कि अगर वो इस तरह से कर देगा तो आग बुझ जाएगी, वरना यहाँ पर उससे कहीं हद तक नुकसान होना है, यानी कि किसी एक मकान की बात ये नहीं है। तो ये सूरत हाल थी। अच्छा जी, उसके बाद हमारा एमसीक्यू 20 है। एक्सीडेंट कॉन्सेप्ट डील्स, एक्सीडेंट का जो वर्ड है वो बेसिकली क्या, किस चीज की तरफ जाता है? कि मिसफॉर्चून की तरफ जाता है, रैकलेसनेस की तरफ जाता है, नेग्लिजेंस की तरफ जाता है। अब जो हमने दो पॉइंट्स एमसीक्यूज नीचे ऐड किए हुए हैं कि रैकलेसनेस या नेग्लिजेंस, तो ये दोनों ही ह्यूमन साइकी के इफेक्ट्स हैं। मतलब रैकलेसनेस का होना भी इंसान की अपनी खराबी है, उसका गफलत बरतना भी उसकी अपनी खराबी है। क्यों? क्योंकि बाज दफा इंसान किसी चीज को इंटरेस्ट से करता है, और बाज दफा नेग्लिजेंस यानी कि गफलत बरतता है। उसमें जरूरी नहीं है उसकी इंटेंशन भी हो, लेकिन उसको बस इतना पता होना चाहिए था कि भाई जो मैं वर्क कर रहा हूँ उसके लिए मुझे ड्यू कंसीडरेशन या ड्यू केयर की जरूरत है, वहां पे नेग्लिजेंसी की क्या जरूरत थी? तो जहां पर वो नेग्लिजेंस करे ऐसी जगह पे जहां पे ड्यू केयर की जरूरत थी, तो ऑटोमेटिकली वो उस पर क्वेश्चन रेज होता है कि ये तो एक्ट ही ऐसा था कि आपको पता होना चाहिए था। खैर, यहाँ पे एक्सीडेंट के कॉन्सेप्ट से पूछा गया है कि एक्सीडेंट का कॉन्सेप्ट किस में फॉल करता है, तो वो हमारा करता है मिसफॉर्चून। नो वे टू अवॉइड, कि ऐसी सूरत हाल थी कि हम अवॉइड ही नहीं कर सकते थे, वो मिसफॉर्चून था, वो हमारी किस्मत में था, बदकिस्मती थी हमारी। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें आता है। अच्छा जी, उसके बाद है विच सेक्शन डील्स विद चाइल्ड कैपेसिटी। अच्छा जी, यानी कि ये आ जाता है चाइल्ड कैपेसिटी के हवाले से। एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, ये हमारा बनता है सेक्शन 82 बेसिकली। और 83 भी इसी के कॉन्सेप्ट को डील कर रहा है, चाइल्ड से रिलेटेड है, बट दोनों में फर्क इतना है कि जो हमारा 82 है वो डील करता है इन्फेंसी के कॉन्सेप्ट को चाइल्ड के, और 83 डील करता है इमेच्योरिटी ऑफ चाइल्ड। 82 डील करता है इन्फेंसी ऑफ चाइल्ड, और 83 डील करता है इमेच्योरिटी ऑफ चाइल्ड। अब देख लेते हैं इसमें क्या है। एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 10 years, यानी कि एक ऐसा बच्चा जो कि 10 साल से कम की उम्र में कोई ऐसा एक्ट करता है जो कि दिखने का ऑफेंस है, तो वो क्या बनता है? वो इनफेंसी का कॉन्सेप्ट है जो कि है 82 में। ठीक है, ये बन जाता है नथिंग इन ऑफेंस। इसकी जो डिक्टेशन है वो ये है कि नथिंग इन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 years एज। हाँ जी, और दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा आता है एक्ट ऑफ चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12 years 83। अब हमने 10 years की बात की, 82 इन्फेंसी आ गई,
और दूसरा एक्ट ऑफ चाइल्ड अबव 7 और 12 साल से कम, वो 83 में फॉल करता है। यानी कि 7 साल से ज्यादा और 12 साल से कम का बच्चा को क्या होगा, इमेच्योर होगा। और जो अंडर 7 ईयर्स, 7 साल से कम उम्र का बच्चा, वो 82 में फॉल करेगा। कई जगह यहाँ पे तरमीम हो चुकी थी तो यहाँ पर 10 साल भी लिखा गया, बट अगर इसको पुराने इसके एक्ट में देखा जाए तो ये 82 में यही बात बयान की जाती है कि 7 साल से कम का हो तो उसकी कैटेगरी आती है इन्फेंसी में। यहाँ पर आप 10 ईयर्स की जगह 7 ईयर्स कंसीडर करें जब हम इस एक्ट के साथ इसको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर हम 10 ईयर्स की जगह लिख देंगे अंडर 7 ईयर्स। दो कैपेसिटी आती है बच्चे की, हम कहेंगे कि अभी भी इन्फेंसी में है। और जब वो बच्चा 7 साल से ऊपर लेकिन 12 साल से कम है तो हम उसे इमेच्योर चाइल्ड कहते हैं। वो 83 का कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है, एक्ट इज डन इन अनसाउंड माइंड, यानी कि एक शख्स जो है जो कि अनसाउंड माइंड है, फातुरुल अक्ल शख्स जिसे हम कहते हैं। अब इसकी डिक्टेशन क्या है वो भी हम पढ़ लेते हैं। Nothing is an offense which is done by a person who, at the time of doing it, by reason of unsoundness of mind, is incapable of knowledge the nature of the act। यानी कि कंसिडरेबल पॉइंट ये है कि जब वो एक्ट कर रहा था वो बिल्कुल अनसाउंडनेस में था। यानी कि जब वो एक्ट कर रहा था वो तो उसके कॉन्शियस में भी नहीं था कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट इसके पीछे रन करता है। तो ये हमारा बनता है 84। हम इसको इस तरह से रीड आउट कर लेते हैं कि कोई अमर जुर्म नहीं जो ऐसे शख्स सरजद हो जो इसे करते वक्त फतूर अकल की बना पर, यानी कि कम अकली या फिर बिल्कुल आउट ऑफ माइंड होने की बना पर, फेल की माहियत या जाने काबिल ही ना हो कि वो जो कुछ कर रहा है वो या तो बेजा है या खिलाफे कानून है। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो बेजा, यानी कि जिसकी जरूरत ही नहीं थी करने की, एक कॉन्सेप्ट ये आता है। दूसरा होता है खिलाफे कानून होना। तो दोनों सूरतें ही काबिल कबूल नहीं है। नेक्स्ट है दीज सेक्शंस। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है इंटॉक्सिकेशन का। अब जो हम चाइल्ड का पढ़ रहे हैं, अनसाउंड माइंड का पढ़ रहे हैं, शराबी का पढ़ रहे हैं, ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो मोस्टली मोस्टली हर एक लॉ के अंदर रन करते हैं। क्रिमिनल जहाँ पे मामला देखा जाएगा, ये कैपेसिटी इंसान की परखी जाएगी। क्या आया कि वो माइनर तो नहीं है, आया कि वो इन साउंड माइंड है, आया कि वो जो है वो इस कैपेसिटी में था कि वो जो क्राइम कर रहा था तो वो उसके रिजल्ट से वाकिफ था। तो ये सारी चीजें जो हैं ये एक इस तरह का बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारी जनरल एक्सेप्शंस का कि इनको परखा जाता है हर ऑफेंस में। और अगर कोई इस पे पूरा उतरता है तो वो ऑफेंडर कहलाएगा। अगर थोड़ी बहुत ही चीज इस तरह की हो जाती है तो फिर मामला जो है वो अक्यूज के हक में चला जाता है इन सूरत हाल की वजह से। अच्छा जी तो इंटॉक्सिकेशन को जो हमारे सेक्शंस डील करते हैं वो 85 है, 86 है। दो सेक्शंस जो हैं वो हमारे इस सूरत हाल में सामने आते हैं जो कि करते हैं इससे डील। अच्छा जी, अब क्या है इसको हम पढ़ लें। इंटॉक्सिकेशन का पहले मतलब देख लेते हैं क्या होता है। इनवॉलंटरीली इंटॉक्सिकेशन विदाउट विल। अब यहाँ पे जो इंटॉक्सिकेशन का कॉन्सेप्ट है ना, बेसिकली वो ये नहीं है कि कुछ शराब पी के इंटॉक्सिकेशन में होना और फिर कुछ एक्ट करना। नो, कि आपको सिनेरियो कुछ इस तरह से था कि इनवॉलंटरीली आपने इंटॉक्सिकेशन की। फॉर एग्जांपल, आप किसी ऐसी जगह पे थे जहाँ पे आपके जो दोस्त हैं उन्होंने आपको कुछ इस तरह का पिलाया या इस तरह की सिचुएशन में लेकर आए, तो आपको पता भी नहीं था कि जो चीज़ आप खा रहे हैं या जो चीज़ पी रहे हैं वो इंटॉक्सिकेशन के साथ जो है वो जुड़ी है, और इसको करने के बाद आप इंटॉक्सिकेशन में चला जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो इसका आ जाता है। ये भी आपने माइंड में रखना है। तो अब इसको रीड करना जरा इंपॉर्टेंट हो गया, हमें तो पता चले कि क्या चीज आती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। एक्ट ऑफ पर्सन इन कैपमेंट ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन काज्ड अगेंस्ट हिज विल। बहुत जरूरी है। कोई अमर जुर्म नहीं कि जो किसी ऐसे शख्स से सरजद हुआ जो इसे करते वक्त नशा में होने की वजह से फेल की माहियत या जाने के काबिल ना हो, मगर शर्त यह है कि वो शायद जिसकी वजह से उसको नशा हुआ उसके इल्म
या उसकी मर्जी के खिलाफ उसको दी गई हो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा जी, उसके बाद है एक्ट ऑफ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कास्ट अगेंस्ट विल। ये हमारा ऑलरेडी 85 ही हम पढ़ रहे हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे विल है। और अपने इंटॉक्सिकेशन भी अगर आपकी हुई है तो वो इनवॉलंटरीली है, आपकी अपनी कोई मंशा नहीं थी। अच्छा जी, यानी कि पूरा प्री प्लान था कि किसी ने आपको इंटॉक्सिकेशन में मुब्तला किया और वो आपसे ऑफेंस करवाना चाहता था। तो कई सूरत हाल निकलती हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है आपने खुद की थी या करवाई गई थी। और जब ये चीज आ जाए कि भाई मुझे तो पता भी नहीं था उसमें ये चीज थी और मैंने क्या एक्ट कर दिया, तो फिर ऑटोमेटिकली उस शख्स को सामने लाना पड़ता है कि जिसने ये सब काम किया था। तो इस लिहाज से कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है, तो ये चीजें देखनी जरूरी हो जाती हैं। ऑफेंस रिक्वायरिंग अ डैश और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड, पर्टिकुलर इंटेंट, पर्टिकुलर फोर्स, पर्टिकुलर पर्सन। ऑफेंस रिक्वायरिंग पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड। तो इसके लिए क्या चीज चाहिए होती है? इसके लिए पर्सनल इंटेंट चाहिए होती है, यानी कि ऐसा जुर्म जिसके इर्तिकाब के लिए खास नीयत या इल्म की जरूरत हो, किसी ऐसे शख्स से सरजद हो जो हालत नशा में हो। अब ये हमारा जो है, ये डील करता है इनकी ऐसी सूरतों में जिसमें किसी फेल का इर्तिकाब तवक्त ये कि वो किसी खास इल्म या नीयत से ना किया जाए जुर्म नहीं है। तो वो शख्स जिससे वो फेल नशा की हालत में सरजद हो ऐसे ही सलूक का मुस्तवज्जिब होगा, गोया उसको वही इल्म था जो इसको नशा ना होने की हालत में होता। तब वक्त ये कि वो शायद जिससे उसे नशा हुआ है उस शख्स के इल्म या उसकी मर्जी के खिलाफ न दी गई हो। यानी कि पर्टिकुलर इंटेंट क्या चीज हो सकती है? अगर किसी शख्स ने अपनी मर्जी से नशा किया हो, यादी नशा बास हो, उसे इस दफा हाजा का तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। ठीक है, यानी कि बताया जा रहा है कि पर्टिकुलर इंटेंट कि कोई एक फ्रेमिंग ऑफ एन इलीगल ऑफेंस ऑलरेडी मौजूद है और वो पर्टिकुलर इंटेंट पीछे चल रही है जिसकी वजह से एक प्री प्लान, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस शख्स को इंटॉक्सिकेटेड करके उससे एक खास काम करवाने की तरफ ले जाना मतलब था। प्ली ये मिलेगी ना तो उसने इंटॉक्सिकेशन खुद की, ना उसे पता था कि ये उससे एक्ट हुआ, और जब वो नशे की हालत से बाहर आया तो ही वॉज जस्ट के उसे तो पता ही नहीं था ये सब क्या कुछ हुआ। और जब वो चीजें सारी इसके सामने आई तो ही वॉज सरप्राइज्ड कि ये सारी चीजें उसने की हैं। ये सूरत हाल होगी। अच्छा जी। इसके अंदर जो ये भी बता दिया गया रिलीफ मिल रहा है ऐसे शख्स को मिल रहा है जिसने इंटॉक्सिकेशन इनवॉलंटरीली की है। जिसने वॉलंटरीली किया और जो कि आदी है इस चीज का, उसको इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं मिला कि घूंट मारा, ठीक है, और उसने नशा किया और फिर एक जुर्म कर दिया उसके बाद तब इस वजह से कानून जो है एक्सेप्शन दे देगा, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। ये कोई आपकी खाला जी का वाड़ा नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है? 89 सेक्शन 87 डील्स विद। जो हमारा सेक्शन 87 है वो किस चीज को डील करता है? act not intended and not known to be likely cause death and grievous hurt done by consent। अच्छा जी, हमारा ये कॉन्सेप्ट है 87 का। अब इसमें क्या है? एन एक्ट एक्ट नॉट इंटेंटेड एंड नॉट नाउन टू बी cause डेथ ऑफ ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। अब इसकी सूरत हाल में आपको जरा वाज़ेह कर दूं। ये ऐसे हो सकती है कि अगर कोई शख्स दूसरे की मर्जी और इल्म से कोई ऐसा फेल सर अंजाम दे जिससे उसका मकसद दूसरे की हलाकत या जरर पहुंचाना ना हो, और ना ही उसे इस बात का इल्म हो कि ये फेल जरर पहुंचा सकता है, तो ऐसी सूरत में जरर पहुंचने या हलाकत वाक़ होने की सूरत में शख्स मज़कूरा मुजरिम ना होगा। तफसील तज़ीरत पाकिस्तान के दफ़ा 87 में मुलायजा करें। क्या इसमें चीज़ आती है वो हम देख लेते हैं। कोई अमर जिससे हलाकत या जरर शदीद पहुंचना मकसूद ना हो और जिसके फाइल को ये इल्म ना हो कि उस फेल से हलाकत या जरर शदीद पहुंचने का एहतमाल है, किसी ऐसे जरर की बिना पर जुर्म नहीं जो इसे 18 साल से ज्यादा उम्र के किसी ऐसे शख्स को पहुंचे या जिसका फाइल के जरिए पहुंचाना मकसूद हो, जिसने मज़कूर जरर की ख्वाह लफ्जन या मानी तौर पर रजामंदी जाहिर कर दी हो, या किसी ऐसी जरर की बना पर कि जिसके बारे में उसके फाइल को इल्म हो कि ऐसे शख्स को जरर पहुंचने का एहतमाल है,
जिसने मज़कूरा ज़रर का खतरा मोल लेने की रजामंदी जाहिर की है। यार इसके अंदर ये चीज बात आ जाती है, वो क्या आती है, इसका कॉन्सेप्ट जो है बड़ा डिफरेंट है और इंटरेस्टिंग भी है कि अगर मुल्जिम से मुद्दजा जायज सूरत हाल में किसी दूसरे बालिग शख्स को जरूरत पहुंचा या दूसरा शख्स मुल्जिम के मज़कूरा फेल से हलाक हो गया तो ये इसके अंदर फाल करता है। मुल्जिम की नीयत मज़कूरा फेल से दूसरे को नुकसान पहुंचाना नहीं। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या आता है कि एक एक्ट करने के लिए दोनों पार्टीज रजामंद है। वो एक्ट इस तरह है कि जिसमें 100% चांसेस है कि हार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई खेल खेलना हो, क्रिकेट खेलना हो, उसमें बॉल भी लग सकती है, इंजरी भी हो सकती है। तो वो ऑलरेडी क्लियर किया जाता है कि जी आप खेल में शामिल हो रहे हैं तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, तो ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनती। इसी तरह कि जैद और बकर दो लोग हैं जो कि पहलवान है, पहलवानी में एक दूसरे के हाथों को जरूर पहुंचने का एहतमाल है। जैद और बकर अपनी रजामंदी से कुश्ती लड़ने का फैसला करते हैं। बकर कुश्ती लड़ते हुए मजरूब हो जाता है, यानी कि वही चीज कि जब आप इस तरह के ऑफेंस खेल खेलेंगे आपको ऑलरेडी पता है कि भाई इसमें पकड़ना है, एक दूसरे को पलटना है, तो इस सारे सिनेरियो में 100% चांसेस हैं कि आपको चोट भी लगेगी, कहीं जो है वो फ्रैक्चर भी हो सकता है, कुछ इस तरह का मामला भी हो सकता है। तो आप खुद अपनी इंटेंशनली उस चीज में जब एंटर हो जाते हैं तो फिर आप बाद में अगर आपको कोई हड्डी पसली टूट भी जाती है तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई उसकी जुर्माना नियत थी और उसने कोई जो है असाल्ट कमिट किया है या बैटरे किया है, तो इस तरह से इसको नहीं कर सकते। तो इसमें ये इंटेंशन है कि एक्ट नॉट इंटेंटेड। अब इसके अंदर पहलवानी करते हुए एक शख्स जब उस पहलवानी उस गेम का हिस्सा है, उसकी नेचर है कि दूसरे पर्सन को उस तरह से पकड़ना है, ठीक है। तो अब उसके पकड़ते हुए वो जोर से दबा दे, आपके पेट में कोई मसला पड़ जाए, ठीक है, या कहीं जिसे हम कहते हैं दब लग जाए या आपकी हड्डी को कोई नुकसान पहुंचे, तो वो सीवियरिटी ऑफ है होल्डिंग है कि वो कोई दूसरा किस तरह से आपको पकड़ता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई इसने जुर्म कमिट कर दिया है तो ये इस तरह से आए। अच्छा जी, उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट, एक्ट डन विदाउट कंसेंट एंड हैविंग नॉलेज ऑफ डेथ एंड हार्म। क्या इसमें आ जाता है कि एक एक्ट हो गया विदाउट कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन बेनिफिट, ऐसा फेल जिससे किसी का हलाक करना मकसूद ना हो, अगर नेक नियति से उसे फायदा पहुंचाने के लिए उसकी मर्जी से किया जाए। बाय कंसेंट है, सॉरी विदाउट कंसेंट नहीं है इसमें, बाय कंसेंट है। अगर ये 87 है आई थिंक सो, इसमें हाँ जी 87 ही है। अच्छा, एक्ट डन विदाउट विदाउट नहीं विद कंसेंट यहाँ पे एंड हैविंग नॉलेज ऑफ डेथ एंड ह्यूमन के, ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट डील करता है मेडिकल साइंस को ना, कि जैसे डॉक्टर हजरात जो है किसी का ऑपरेशन करते हैं तो वो उनको पता होता है कि यार इस ऑपरेशन में कुछ ना कुछ ऐसा भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है, तो वो जो लवाहिकीन होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, जो उनसे सिग्नेचर जरूर ले लेते हैं ताकि कल कला वो डॉक्टर को जो है इस चीज में ना घसीटें। तो डॉक्टर की इंटेंशन नहीं होती इस चीज का करना, बट उन्हें इतना नॉलेज होता है कि भाई ये इस तरह से जो है इसकी वजह से मामला ये हो सकता है। तो ये चीज इसके अंदर आ जाती है बात। हाँ जी, the concept of sport like wrestling, boxing, cricket etc comes under section 87। अब इसको मजीद अगर टिपिकल करना हो तो पेपर में ही पूछ सकते हैं कि जो गेम्स के हवाले से कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो वो किस सेक्शन में फॉल करेगा, तो आपने कहना है 87। इफ एन एक्ट इज डन विदाउट इंटेंट टू कॉज डेथ और हार्म डन इन गुड फेथ तो बेनिफिट ऑफ अदर्स, तो ये हमारा 88 है। अब इसका कंसेप्ट क्या आता है 88 का, एन एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इनसेन पर्सन बाय और बाय कंसेप्ट ऑफ गार्डियन, ठीक है। all elements are same but section 87 deals with consent and 88 deals with benefit of other। अब इसमें 87 जो है वो थोड़ा डील करता है कि जो शख्स एंटर हो रहा है ना पर्सनली, तो वो खुद इस चीज के लिए इंटेंटेड है कि भाई ठीक है, आई एम एग्री विद इट, ठीक है। जो 88 है उसके अंदर ये है कि फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर, यानी कि 88 बेसिकली डील कर रहा है उस शख्स की कैपेसिटी के लिहाज से
जिसकी अथॉरिटी किसी और शख्स के पास है, यानी कि एक माइनर और एक अनसाउंड माइंड पर्सन है, तो हम उससे तो कुछ नहीं ना कह सकते कि भाई तुम्हारा ऑपरेशन कर दें, भाई तुम्हें ये फायदा पहुंचा दें। तो उसकी वो सेंस ही नहीं है कि वो अपना फायदा नुकसान कर सके। तो उसका जो गार्डियन है उससे अथॉरिटी ली जाएगी, उससे पूछा जाएगा, उससे जो है परमिशन ली जाएगी। तो 88 बेनिफिट की बात करता है, जबकि 87 डील करता है विद कंसेंट, यानी कि उसी शख्स की पर्सनली कंसेंट। तो वो बिल्कुल साउंड माइंड होते हुए फिर भी कुछ ऐसा काम कर रहा है जो गेमिंग की सेंस में आता है, जिसमें चोट लग सकती है, जिसमें फ्रैक्चर हो सकता है। तो कोई इशू उसमें उसको नहीं है इस लिहाज से। तो अगर उसको कोई प्रॉब्लम होता भी है तो फिर वो क्रिमिनल चार्ज में नहीं आएगा। अच्छा जी, अभी एग्जाम्पल आ गया, उससे आपको मजीद आगाह हो जाएगा। हमारा 32 MCQs है। ए, a surgeon knowing that a particular operation is likely to cause the death of Z, who suffers under the painful complaint, but not intended to Z death in good faith, perform the operation। अब इसमें मैंने एग्जांपल दिया 88 की कि ए जो है वो एक सर्जन है, ठीक है, और वो इस चीज के बारे में तो जानता है कि अगर फलां चीज को ऑपरेशन किया जाएगा तो डेथ भी काज हो जाएगी। लेकिन जो शख्स उसके पास पड़ा है, जो बच्चा उसके पास पड़ा है, उसकी अगर उसको जिस तरह की तकलीफ है, अगर उसका ऑपरेशन ना किया गया तो वो तकलीफ से भी मर जाएगा या तकलीफ हमेशा सहता रहेगा। तो उस तकलीफ को खत्म करने के लिए उसने ऑपरेशन जो है वो करना है। और उसका जरा मकसद ये नहीं कि ऑपरेशन से उसकी डेथ काज हो जाए या उसको और मजीद नुकसान हो जाए। तो उसने मजीद एक स्टेप जो है वो आगे बढ़ाना है। तो इसका मकसद क्या है कि फियर है ऑपरेशन से भी, लेकिन उसके पास ख्याल है कि भाई ऑपरेशन से मामला बेहतर हो सकता है। तो ये चीज आ जाती है कि फिर इस तरह में अगर खुदा ना खास्ता जी की डेथ हो जाती है तो वो कोई मुजरिमाना फेल नहीं है, ये 88 के अंदर डिफाइंड है। अच्छा जी, 33, डॉक्टर कम्युनिकेशन इन गुड फेथ। अब ये देखिए कि डॉक्टर को इतनी अहमियत हासिल है कि जो डॉक्टर कम्युनिकेशन है 93 सेक्शन के तहत, उसे तस्वुर ही ये किया जाता है कि वो बात ही गुड फेथ से करता है, जबकि हकीकतन ऐसा नहीं है। हमारे जो डॉक्टर हजरात हैं वो भी बकायदा तौर पर लोगों के साथ मिले हुए होते हैं। गलत टेस्ट करना, गलत लेबोरेटरीज के बाद भेजना, ठीक है, और लालच की बिना पर लोगों को मौत के घाट उतार देना। तो ये उनकी खसूसियात हैं, खासकर आज के डॉक्टर्स की। अच्छा जी, कंपल्जन डिस्क्राइब्स। अब हमारा एक कॉन्सेप्ट है कंपल्जन का। एन एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट अ पर्सन विदाउट कंसेंट, एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स। अब ये कंपल्जन का कॉन्सेप्ट ये होता है, हमने कि किसी को फोर्स करके कहना कि भाई करो, और वो जो करने वाला एक्ट है वो क्या है, वो ऑफेंस है। तो ये हमारा कहाँ पे फॉल करता है कि एक एक्ट जो करवाया जा रहा है वो कंपेल्ड है थ्रेट से, कि 94 के अंडर के भाई तुमने करना ही करना, अगर तुमने ना किया तो तुम्हारे साथ ये होगा, या तुम्हारी फैमिली के साथ ऐसा होगा, या तुम्हारे बीवी बच्चों के साथ ऐसा होगा। सेक्शन है मेरा 94 डज नॉट अप्लाई इन मर्डर और waging war, B offenses punishable with death, and none D, A and B। अब ये 94 का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब कोई शख्स एक जुर्म करता है और जब वो कर देता है वो मुजरिम ही कहलाता है। बट पीछे क्या हालात वाकयात थे, उसने खुद किया, उस पर जोर जबरदस्ती थी, उसको किसी ऐसी चीज की धमकी दी गई थी, तो ये सारी चीज पता चलती है कि उसकी अपनी गिल्टी माइंड और उसकी अपनी इंटेंशन नहीं थी। इसमें भी ये चीज बताई जा रही है कि ये भी एक मुद्दा है जिसे देखा जाएगा। लेकिन कुछ ऑफेंसेस ऐसी हैं कि अगर वो कमिट कर लेता है तो फिर उसका ये उजर भी नहीं देखा जाएगा कि भाई उसने कंपल्जन के अंडर किया था। हाँ जी, मर्डर कर देता है या वेजिंग वॉर करता है, यानी कि जो अपनी रियासत है उसके खिलाफ जंग जो है उसकी तैयारी करवा रहा है, ये कर रहा है। या ऑफेंसेस पनिशेबल विद डेथ, या ऐसी ऑफेंसेस जिसकी सजाए मौत है, तो इसमें उसे इस तरह की जनरल एक्सेप्शन नहीं मिलेगी। हाँ, इसके अलावा बाकी ऑफेंसेस हैं तो उसमें हो सकता है कि उसको बेहतरी कुछ की उम्मीद रखी जा सके। अच्छा जी, हमारा सेक्शन 91 सेज। अब हमारा सेक्शन 91 है, वो क्या डील करता है वो हम देख लेते हैं। The exception of 87, 88, 89 do not extend to acts which are offenses independently, extend to all offenses. Extend independently, extend to all offenses, none of the above.
अच्छा जी, कहता है कि जो हमारा 91 है ना, ये एक लिहाज से स्पोर्टिव क्लास है। उसमें जैसे जैसे वो बात करते हैं, हमें बताते हैं कि 87 का ये कॉन्सेप्ट है, 88 का ये कॉन्सेप्ट है, 89 के अंदर ये चीजें आती हैं। तो ये एक्सटेंड टू एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली, जो इंडिपेंडेंटली ऑफेंसेस है ना कमिट करते हैं, या उसके लिए एक्सेप्शंस है। डिपेंडेंट ऑफेंसेस के ऊपर ये लागू नहीं होता। तो ये चीज उन्होंने बताई है। ये एक बार देख लें, जब 91 का है कि किस चीज के बारे में डील करता है, तो ये 87, 88 और 89 को मजीद उसके लिहाज से हवाला दे रहा है। मर्डर इज अंडर कंपल्जन डन, ये कंपल्जन को इकराह ताम का भी कहा जाता है। ये पनिशेबल है अंडर सेक्शन 303। अगर हम कत्ल का कॉन्सेप्ट पढ़ें, तो एक होता है कत्ल अपनी मर्जी से करना, इकराह ताम, और इकराह नाकस के कॉन्सेप्ट में आता है। इकराह ताम में ये होता है सजाए मौत नहीं दी जाती, फिर जो है सजा दूसरी चूज कर ली जाती है। क्योंकि जो गिल्टी ऑफ माइंड है, बेसिकली सारा खेल ही इस चीज का है कि अगर तो वो गिल्टी ऑफ माइंड है, तो सारे क्रिमिनल के कॉन्सेप्ट्स उभर के सामने आते हैं कि वो क्राइम करता था, करता है, करेगा। और हैप्चुअलनेस किसी शख्स की, वो भी इसी लिहाज से आती है कि अगर तो वो गिल्टी माइंड रखता है, मुजरिमाना जहनियत रखता है, तो वो करेगा। अच्छा जी, एक्ट डन इन गुड फेथ for the benefit of child insane by consent of guardian, these are the elements of section। अभी हमारे पढ़ चुके हैं हम। तो कहते हैं कि एक एक्ट है जो कि गुड फेथ के साथ किया जाना है, और वो उसमें बेनिफिट है एक बच्चे का, एक ऐसे पर्सन का, इंसेन पर्सन का, ठीक है, जो अपने अच्छाई बुराई नहीं जानते, लेकिन उसकी कंसेंट दी है उनके गार्डियन ने। तो ये किस चीज के एलिमेंट है? ये हमारे सेक्शन 89 के एलिमेंट है। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है ए, इन गुड फेथ फॉर हिज चाइल्ड्स बेनिफिट विदाउट हिज चाइल्ड्स कंसेंट हैज हिज चाइल्ड कट फॉर द स्टोन बाय अ सर्जन knowing it be likely that operation will cause child's death fall in section। हाँ जी, 89 का था कि जो बच्चा है उसका ऑपरेशन होना है। अब एक बच्चे को अपने क्या पता उसका ऑपरेशन करें ना करें, क्या सूरत हाल है, बट उसका जो बाप है उसको उसकी सिचुएशन का पता, और उसको ये भी साथ पता है कि ये ऑपरेशन की डेथ भी काज हो सकती है। तो वैसे भी वो बच्चा तकलीफ में भी है। तो अब इन दोनों सूरत हाल में अगर इजाजत दे देता फादर, और खुदा ना खास्ता बच्चे की डेथ हो भी जाती है, तो आप डॉक्टर को चार्ज नहीं करेंगे कि तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे की डेथ हो गई, तुमने ऑपरेशन किया था। ऐसा नहीं होगा। एक्ट्स काजिंग स्लाइट हार्म डिफाइन 95। अब ये भी एक्सेप्शंस में आ जाते हैं। कैसे एक्ट्स जिससे बड़ा मामूली सा आपका नुकसान हुआ है, और आप कभी पुलिस को उस सिलसिले में छेड़ रहे हैं, कभी कानून साज, जो क्या उसे कहते हैं, कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के पास चले जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि क्राइम की नोयत को भी देखा जाएगा। छोटे छोटे जो नुकसान आता है, जो कि आप बियर कर सकते हैं, या कोई इतना बड़ा मामला नहीं था जिसको देख के कह सकते थे कि भाई यहाँ पे लाने की क्या जरूरत थी, तो वो भी एक लिहाज से देख लिए जाते हैं कि उसके लिए जरूरत नहीं थी। तो अगर क्वेश्चन आए कि ऐसे हार्म जो कि स्लाइटली हो, ऐसे एक्ट्स जो कि काजिंग स्लाइट हार्म 95 में आते हैं। कंसेंट इज गिवन इन शेडो ऑफ फियर ऑफ मिसकंसेप्शन डिफाइन 90। कहने का मकसद ये आता है कि अगर कोई कंसेंट किसी चीज की दी गई, और वहां पर कंसेंट फ्री नहीं थी, और शेडो ऑफ फियर के अंदर दी गई है, यानी कि किसी के डर और खौफ की वजह से दी गई है, तो ये मिसकंसेप्शन डिफाइन है, या कोई मिसकंसेप्शन या कोई गलत बयानी की गई है और शेडो ऑफ फियर में, तो ये सेक्शन 90 में डिफाइन होता है। कंसेंट ऑफ अ चाइल्ड अनसाउंड माइंड इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, ये माइंड हमारे सामने आ गया, ये चीज हमारे सामने आ गई कि अगर वो कंसेंट दे भी दें, जैसे अब छोटा बच्चा उसे पूछो भाई अपना आपका ऑपरेशन कर दें, तो मे भी उसके ऑपरेशन के लिहाज से उसके मानी कुछ और हो, या वो उसे बड़ी इंजॉयबल चीज समझता हो, तो वो कहे हाँ जी कर दें। तो हमें पता है ना कि भाई इस शख्स से, इस बच्चे से क्या पूछना है, तो बच्चा है। ठीक है, अल्टीमेट रियलिटीज है, हमें खुद अंडरस्टूड है। These exceptions do not extend to, किन चीजों की तरफ एक्सटेंड नहीं होती? इंटेंशनल काजिंग ऑफ डेथ, अटेम्प्टिंग टू काजिंग डेथ, वॉलंटरली काजिंग ऑफ हर्ट। अब वो कहते हैं कि सारी जनरल एक्सेप्शंस मद्देनजर रखी जाती हैं, लेकिन अगर किसी ने इंटेंशनली किसी की डेथ काज कर दी है, या दूसरी सूरत में अटेम्प्ट करने की कोशिश की है,
या वॉलंटरली काजिंग ऑफ हर्ट, या वो किसी को जख्मी कर रहा है, तो इस सूरत हाल में इस तरह की एक्सेप्शंस जो हैं वो कोई मुस्तस्नात फ्राहम नहीं करेंगी। एन एक्शन इज डन इन गुड फेथ विदाउट कंसेंट ऑफ अ पर्सन, ये 92 में फॉल करता है। आपने क्या एक्ट किया है, गुड फेथ में किया है और दूसरे शख्स की कंसेंट लिए बगैर किया है, तो ये 92 में फॉल करता है। तो ये थे हमारे अहम एमसीक्यू जनरल एक्सेप्शन से रिलेटेड। अगर आप इसे गौर करें, एक दो दफा वीडियो को सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा इसमें क्या चीजें शामिल थी। इसमें बेसिकली अगेन मैं बता रही हूँ कि गिल्टी माइंड तो बिल्कुल भी नहीं आपका होगा, ठीक है। चीजें दिखने में ऐसी लगती हैं ऑफेंस है, लेकिन वो बेसिकली ऑफेंस नहीं होती। वो क्यों ऑफेंस नहीं होती? क्योंकि आपने गुड फेस से की होती है, आपने बकायदा ड्यू केयर की होती है, उसके अंदर नेग्लिजेंस का कोई कंसेप्ट नहीं होता। या फिर आपकी अथॉरिटी ऐसी होती है कि आपको कानून ने कुछ कहने का किया होता है, लेकिन उसी एक्ट को आप मजीद बेहतर बनाने के लिए कुछ ऐसा एक्ट कर देते हैं जो कि इम्प्रेसली कानून ने आपको उसका इख्तियार नहीं दिया होता। लेकिन अगर आप जस्टिफाई करने के भाई अगर इस एक्ट को सर अंजाम देने के लिए मैं ये चीज ना करता तो हम इस एक्ट के भी इतना करीब नहीं जा सकते थे। तो ये सूरत हाल होती है। सो आई होप सो कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, इससे आपको इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट टोटली जो है वो क्लियर हो चुका होगा। मजीद वीडियोस जो है उनका जो है उनको अपलोड करते रहेंगे हम, लॉ गेट के लिहाज से भी और वैसे भी लॉ डिस्कशन के लिहाज से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।